नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस पर किया हमला। आरएसएस पर महिलाओं के अपमान का लगाया बड़ा आरोप, साथ ही फिर दोहराया जय सिया राम का नारा। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने दायर की 100 पन्नों की चार्जशीट। 7 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा समन। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बिहार में मौत की घूंट पर सियासी उबाल। छपरा से दिल्ली वाया पटना तक मचा कोहराम। मौत का आंकड़ा पहुंचा 39। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पियोगे तो मरोगे। हिमाचल प्रदेश में अब मंत्रिमंडल को लेकर जमकर घमासान। एक और डिप्टी सीएम बनाए जाने की उठी मांग। दिल्ली में विधायकों ने जमाया डेरा। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को की हार पर फूटा फैंस का गुस्सा। सीधे पुलिस से जा भिड़े, सड़कों पर मचाया तांडव। बवाल, आगजनी और गुंडागर्दी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। आज की सबसे पहली खबर में बात राहुल गांधी के बिगड़े बोल की। आरएसएस पर राहुल गांधी ने हल्ला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आए दिन बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस में एक भी महिला नहीं है क्योंकि वो महिलाओं को दबाते हैं। साथ ही कहा, बीजेपी और आरएसएस की योजना डर फैलाना है और उनका मार्च डर और नफरत के खिलाफ है। इसी के साथ एक बार फिर राहुल गांधी ने जय सिया राम का पाठ पढ़ाया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्यों राहुल गांधी बार बार बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं? देखिए, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रहे हो। मीडिया में नजर आना है तो आपको कुछ न कुछ इस तरह के बयान देने हैं कि भाई कम से कम देश को मालूम चले कि ये यात्रा पे चले हुए, अदरवाइज ये यात्रा तो पूरी तरीके से फ्लॉप ही नजर आ रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा से कुछ कभी बॉलीवुड तो कभी किसी और को, तो कभी कॉमेडियन को, कभी किसी को साथ में लेने कोई, भाई कहीं खबर छप जाए, कहीं कोई बवाल मचे। जब सारी चीज से हार गए तो आपने फिर वही उल्टी पुल्टी बातें कहना शुरू। भाई आरएसएस में महिलाएं नहीं है, ये किसने कह दिया? पूरा एक विंग है। आरएसएस के जितने भी अलग अलग संगठन हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद का हो, चाहे वकीलों का हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सेवा भारती हो, ये जो अलग अलग संगठन है आरएसएस के, उसमें महिलाएं आपको नजर नहीं आती। अब महिलाएं नजर नहीं आती तो भाई आपको फिर अपने आँख का इलाज करना होगा या फिर अपने सलाहकारों को बदलना होगा। लेकिन वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछली बार भी जब इस तरह से वो बयान उन्होंने दिया था कि लड़के जो है मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, आरएसएस में महिलाएं नहीं हैं, महिलाओं से आरएसएस वालों को डर लगता है, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अब कोई उल्टा उनसे पूछ दे कि भाई आपके यात्रा में कहाँ हैं महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, तो इनको पास तो कोई जवाब होगा नहीं। ये दरअसल कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके का फिर जय सिया राम के ऊपर हुआ तो सारे लोगों ने खबर की थी, तो फिर आज वो, मतलब आप ये समझिए, अपनी गलती से ना सीखे कोई ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी जैसा तो मिला नहीं। इतना डिबेट हो गया कि सिया और श्री में कोई फर्क नहीं है, दोनों का ही मतलब माता सीता है, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में पता नहीं है क्या खा पी लेते हैं, वो हैंगओवर जाता ही नहीं है इनका। तो खैर, ये इनका स्टंट है। आखिरी पड़ाव में पहुंच रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा। भारत में तो कोई इसका असर हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा की वजह से जरूर 2 हिस्से में बट गई है। मतलब अपनी मंद बुद्धि के चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। ये खुद कोई पता नहीं कैसे कैसे सलाहकार को इन्होंने रख रखा है कि भाई आज ये बोल देते हैं, आज इस पे चल जाएगा, आज उस पे चल जाएगा। देखिए आप उनके प्रवक्ताओं को, मीडिया वाले तो सिर्फ मोदी को दिखाते हैं,
राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उसको कोई लाइव नहीं दिखा रहा। ये सोच रहे थे कि भाई जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे रोज कम से कम 1 घंटा जो है उस पर डिबेट चलेगा, लाइव दिखाया जाएगा, तब तो सक्सेसफुल होता। अब आप के पूरी यात्रा में उसमें कोई विचार का कोई सृजन ही नहीं कर पाए। आप कोई मकसद को फुलफिल नहीं कर पाए। आपकी यात्रा फ्लॉप हो गई है। क्यों अपने टीआरपी को खराब करे वो टेलीविजन चैनल जो आपको दिखाए? जी बिल्कुल, मतलब राहुल गांधी की पूरी मेहनत जो है वो बेकार जा रही है। आज की दूसरी खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आई बड़ी खबर की। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दिया है, जिस पर कोर्ट ने फौरन संज्ञान भी ले लिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के 2 ऑफिसर सहित मामले के सभी 7 आरोपियों को समन जारी किया है, जिनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम, कुलदीप सिंह और आबकारी विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त नरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जनवरी 2023 को होगी। सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर ली है। क्या कुछ खुलासे? देखिए, अब ये कट्टर ईमानदार कौन से बिल में जाकर के अपने चेहरे को छुपाएगा या बेशर्म होकर के फिर सामने आएगा और कहेगा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तुम्हारे अधिकारी समन किए गए, तुम्हारे अधिकारी आरोपी बने हैं, तुम्हारे अधिकारियों पे कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है, अब तुमको बचना होगा। तुम्हारे दोस्त आरोपित हैं, उनको समन किया गया। ये कह दो भाई समीर महेंद्र को मैं नहीं जानता, ये कह दो विजय नायर को मैं नहीं जानता। तो ये जो मिलजुल करके एक साजिश के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया, अब तो इसकी बारी आ गई है, क्योंकि इस पे अभी तो खेल शुरू हुआ है। कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि हम एडिशनल चार्जशीट डालेंगे और उस एडिशनल चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम होगा, ये खबर आ रही है। फिर ये नटवर लाल कहाँ बच के निकलेंगे? फिर किसे बताएंगे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हरिश्चंद्र के खानदान से हैं और भगत सिंह की औलाद है। ये तमाम नौटंकी इसकी इस शराब घोटाले में उतरने वाली है। सीबीआई कह रही है कि उनके पास सारे सबूत है, पुख्ता सबूत है, तो अब खुलासा होगा। देखिए, बिना सबूत के इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ कोई एजेंसी नहीं डालती। ईडी भी लगी हुई है और सीबीआई भी। और आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा, वो तो पहले ही बता चुका है स्टिंग ऑपरेशन में। कुछ तो सरकारी गवाह भी बन गए हैं। मतलब खुलासा होगा ही नहीं, खुलासा ऐसा होगा कि केजरीवाल अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। लेकिन बेशर्मों की बारे में क्या बताया जाए, ये चेहरा भी दिखाएगा और फिर भी कट्टर ईमानदार होने का दावा भी करेगा। जी बिल्कुल। अब बात बिहार शराब कांड की। जहरीली शराब कांड को लेकर संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। मतलब शराबबंदी में अगर आपने शराब पी ली तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और सिस्टम की नहीं है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने में नीतीश सरकार की पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। ये क्या लापरवाही है? देखिए, जब विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इतना कोई इनसेंसिटिव हो सकता है? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, एक चीज के लिए जाने जाते थे कि बड़े ये मृदुभाषी हैं, ये कभी गुस्सा नहीं करते, अपोनेंट अटैक भी करता है, मुस्कुराते हुए जवाब दे। 2 दिन के अंदर में इनके चेहरे से वो नकाब उतर गया है। जो मर गए वो तो मरेंगे ही। शराब पियोगे तो मरोगे। भाई शराब आया कहां से? आपने किसी पुलिस वाले को सस्पेंड किया, इधर उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ही आपने सड़ा गला दिया है। नीतीश कुमार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि एक तरफ वैसे पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं, जिस पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता चाहता है कि शराबबंदी का ये जो नाटक है वो बंद हो, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के
लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिनको लगता है कि शराबबंदी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे नीतीश कुमार का नाम पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। जो दुकान में पहले मिला करती थी, बिहार में आजकल वो फ़ोन के ऊपर होम डिलीवरी हो रहा है। शराब हर जगह मिल रही है। ये नीतीश कुमार को पता नहीं चलता, क्योंकि 6 बजे के बाद ये अपने घर के अंदर वो भुंजा पार्टी करने लग जाते हैं, तो इनको दर दुनिया के बारे में मालूम नहीं है। अदरवाइज़ पूरा बिहार आज नीतीश कुमार को थू थू कर रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी तभी अल्लाह बोल कर रही है, तभी नीतीश कुमार गुस्से से लाले। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? भाई एक्शन क्या लेंगे, किधर लेंगे, किसके खिलाफ लेंगे? एक तो दबाव पड़ रहा है आरजेडी की तरफ से कि इसको हटाइए, और जब हटाना पड़ेगा तो नीतीश कुमार तो वो मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे कि भी आपको तेजस्वी यादव के दबाव में आपकी सबसे जैसे होता है ना भाई, प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वो बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उनके नाम से ही चलती है कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी का ही आइडिया है, मोदी की ही नीति है। ये शराबबंदी को उन्होंने एक ईगो इशू बना लिया नीतीश कुमार ने, और अब उनको बैकट्रैक करना पड़ेगा। यही डर, यही जो लॉस ऑफ फेस होने वाला है, इसलिए ये इनकी जुबान जो है वो खराब हो गई। जी, अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां सीएम की किचकिच के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंस गया है। हिमाचल कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ये नेता आलाकमान से मुलाकात कर मंत्री पद के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और उम्रदराज नेता धनीराम शांडिल उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट में अब लोगों को शामिल करने की अपनी लिस्ट भी बना चुके हैं। साथ ही विक्रमादित्य सिंह के समर्थक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पहले शपथ ग्रहण के पहले सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान, अब मंत्रिमंडल को लेकर घमासान। सरकार चल पाएगी या नहीं? देखिए, तो लग रहा है एक अनार और 100 बीमार, सबको कुछ कुछ चाहिए। मुझे याद है सोनिया गांधी जब यूपीए की सबसे बड़ी लीडर हुआ करती थी, ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी का एआईसीसी की मीटिंग थी, और खुले रूप से उन्होंने कहा था कि सबका नंबर आएगा। अभी जो लोग मंत्री हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग अभी उनका नंबर है, बाकी लोगों का नंबर बाद में आएगा, लेकिन सबका नंबर आएगा, धैर्य रखो। उनका इशारा ये था कि सबको मौका मिलेगा नोट कमाने का, सबके पास सत्ता आने वाला है आज न कल। तो जैसा लीडर होगा वैसे तो कार्यकर्ता होंगे, वैसे तो लीडर होंगे नीचे लेवल पे। अब उनको लगता है कि तो नंबर आ गया, और पता नहीं इस बार तो जीत गए किसी तरीके से। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में कभी सरकार बनाने लायक बन पाएगी या नहीं, इस पे संदेह लग रहा है। कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, फिर तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीतने का कोई संभावना बचती नहीं है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि भाई इस बहती हुई गंगा में कैसे हाथ धो लिया जाए। सबको मंत्री बनना है, अपने 7 पुश्तों के लिए पैसा कमा करके जमा करना है। ये तो बताए हिंदुस्तान की राजनीति, हर पार्टी में जो मंत्री बनता है उसके दिमाग में टारगेट सेट रहता है कि नहीं 500 करोड़ जमा करना है, 5 साल में हम 1000 करोड़ रुपए जमा। ये इस तरह के तो लोग हिंदुस्तान की राजनीति में हैं। और गर्व बात यह है कि जो लोग सवाल उठाते थे, जो लोग ये कहते थे कि भाई ये सब परिस्थिति बदलनी चाहिए, वो आकर के और भी वो लालची हो गया, केजरीवाल जैसे लोग। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से ये कह दिया जाएगा भाई आपको भी ये दे दिया जाए, वो भी दे दिया जाए, ये भी दे दिया जाए, कांग्रेस पार्टी में जो लोग नहीं बन पाएंगे, अब तो स्थिति क्लियर हो गई। अब जो लोग नहीं बन पाएंगे दे विल बी फ्री टू चूज देयर ओन पार्टी। बीजेपी में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास तो उनको समझ में आ गया कि भाई इसके बाद से तो अब कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है। तो इसलिए चुनाव तो जीत गए, पहले मुख्यमंत्री पे झटका, फिर उसके बाद अब मंत्रिमंडल बनाने में
मुख्यमंत्री जी को डर लग रहा है कि कहीं फॉर्मूला गड़बड़ हो गया तो ये ज़्यादा दिन तक के लिए मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। कांग्रेस को थाली में परोसी ही सरकार मिल गई, डिशेस लग रहा है ज्यादा हो गए, पचा नहीं पा रहे हैं। ये सही बात आपने कही कि पच नहीं पा रहा है। अदरवाइज जिस तरह से इस स्मूथ तरीके से गुजरात में भी चुनाव हुए, 3-3, 4-4 चीफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर वहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नजर आई नहीं। क्यों? जब सोच और नेतृत्व वो सुदृढ़ होता है तो ये दिक्कतें नहीं आती। यहाँ तो भाई साहब यात्रा पे चल रहे हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ही अब अपने आप में डर लगने लग गया है। जी, आज की आखिरी खबर में बात फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया, पर यह हार मोरक्को के फैंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दरअसल अफ्रीकी देश मोरक्को एक इस्लामिक राष्ट्र है। वर्ल्ड कप में मोरक्को ने सेमीफाइनल में पहुंचकर करिश्मा तो कर दिखाया, पर जीत से बस एक कदम दूर रहने पर मोरक्को के फैंस काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। ब्रसेल्स में मोरक्को फैंस ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया, आगजनी भी की, पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, यहां तक कि पुलिस ने कुछ मोरक्को फैंस को गिरफ्तार भी कर लिया। हार का गम है, लेकिन इतना ज्यादा विद्रोह क्यों हो रहा है? अब आप ये सोचिए स्थिति क्या है। स्थिति वैसे ही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो, हिंदुस्तान जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए और हिंदुस्तान के मुस्लिम इलाकों में लोग सड़क पे आके आगजनी करना शुरू कर दें। यही हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया इस तरह की चीज़ों को दिखाएगा नहीं। होता क्या है, ये धर्मांध लोग हैं। भाई आप फ्रेंच नेशनल हैं, आप ब्रिटिश हैं, आप यूएस नेशनल हैं, मोरक्को जीते हारे क्या मतलब है आपसे? नहीं, इस्लामिक कंट्री है तो उन्होंने फुटबॉल मैच को क्रूसेड बना दिया, जिहाद बना दिया और हार गए तो अपने ही देश में कोहराम, ये अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड एक है, मुस्लिम उम्मा, हम किसी देश के बिलोंग नहीं करते। ये इस तरह की जहनियत के लोग ये बवाल कर रहे हैं। ये मोरक्को के फैंस नहीं हैं। फ्रांस में आप रह के मोरक्को के फैन बन जाएंगे? ये देश के साथ गद्दारी नहीं तो क्या है? और आपके ऊपर कार्रवाई की जाए तो आप कहेंगे कि भाई देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दिक्कत क्या है, ये इस तरह की गंदी मानसिकता है कि जिसमें आप देश से भी आगे कुछ चीजों को रख लेते हैं। और ये समझने वाली बात है उन लोगों को जिनके आंखों के ऊपर सेक्युलरिज्म का पट्टी लगा हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, यहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और इसी डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर ये लोग ये कोहराम करने की जरूरत करते हैं। भाई इस तरह की छूट किसी इस्लामिक कंट्री में तो नहीं मिलती। आप दूसरे मुल्क में जाके वहां की कानून व्यवस्था में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करके उसी देश के खिलाफ माने मैच जीतना है। फ्रांस में हर व्यक्ति को गर्व के साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन क्या है, मानसिकता ऐसी है कि गद्दारी इनके डीएनए में घुस गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।